नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानी है कातिल कौन। तो चलिए शुरू करते हैं। सुमन ने फांसी लगा ली। यह सुनकर मैं अवाक रह गया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, महज 20 साल। यह उम्र तो पढ़ने लिखने और सुनहरे भविष्य के सपने बुनने की होती है। ऐसी कौन सी समस्या आ गई जिसके चलते सुमन ने इतना कठोर फैसला ले लिया। घर के सभी सदस्य जहां इसको लेकर तरह तरह की अटकलें लगाने लगे, वहीं मैं कुछ पल के लिए अतीत के पन्नों में उलझ गया। सुमन मेरी चचेरी बहन थी। सुमन के पिता यानी मेरे चाचा कलराज कचहरी में पेशकर थे। जाहिर है रुपए पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं थी। ललिता चाची चाचा की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी उच्च कुलीन थी, लेकिन ललिता चाची अति निम्न परिवार से आई थी। एकदम अनपढ़ गंवार। दिन भर मोहल्ले की मजदूर छाप औरतों के साथ मजमा लगाकर गप्पे हाँकती रहती थी। उनका रहन सहन भी उसी स्तर का था। बच्चे भी उन्हीं पर गए थे। माँ के संस्कारों का बच्चों पर गहरा असर पड़ता है। कहते हैं ना कि पिता लाख व्यभिचारी लंपट हो, लेकिन अगर माँ के संस्कार अच्छे हों तो बच्चे लायक बन जाते हैं। चाचा और चाची बच्चों से बेखबर सिर्फ रुपए कमाने में लगे रहते। चाचा शाम को कचहरी से घर आते तो उनके हाथ में विदेशी शराब की बोतल होती। आते ही घर पर मुर्गा व शराब का दौर शुरू हो जाता। एक आदमी रखा था जो भोजन पकाने का काम करता था। खा पीकर वे सब बेसुध बिस्तर पर पड़ जाते। ललिता चाची को उनकी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि चाचा पैसों से सबका मुंह बंद रखते थे। अगले दिन फिर वही चर्चा। हालत यह थी कि दिन चाची और बच्चों का तो शाम चाचा की। उनको 6 संतानों में 3 बेटे व 3 बेटियों थीं, जिनमें सुमन बड़ी थी। फैजाबाद में मेरे एक चाचा विश्वभान का भी घर था। उनके 2 टीनेजर लड़के दीपक और संदीप थे, जो अक्सर ललिता चाची के घर पर ही जमे रहते। वहां चाची की संतानें दीपक व संदीप और कुछ मोहल्ले के लड़के आ जाते, जो दिन भर खूब मस्ती करते। मेरे पिता की सरकारी नौकरी थी। संयोग से 3 साल फैजाबाद में हमें भी रहने का मौका मिला, सो कभी कभार मैं भी चाची चाचा के घर चला जाता। हालांकि इसके लिए सख्त निर्देश था पापा का कि कोई भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर वहां नहीं जाएगा, लेकिन मैं चोरी छिपे वहां चला जाता। निरंकुश जिंदगी किसे अच्छी नहीं लगती। मेरा भी यही हाल था। वहां ना कोई रोक टोक, ना ही पढ़ाई लिखाई की चर्चा। बस दिन भर ताश, लूडो, कैरम या फिर पतंगबाजी करना। यह सिलसिला कई साल चला। फिर एकाएक क्या हुआ जो सुमन ने खुदकुशी कर ली। मैं तो खैर पापा के तबादले के कारण लखनऊ आ गया, इसलिए कुछ अनुमान लगाना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं पापा के साथ फैजाबाद आया। मेरा मन उदास था। मुझे सुमन से ऐसी उपेक्षा नहीं थी। वह एक चंचल और हंसमुख लड़की थी। उसका यूं चले जाना मुझे अखर गया। सुमन एक ऐसा अनबुझा सवाल छोड़ गई जो मेरे मन को बेचैन किए हुए था
कि आखिर ऐसी कौन सी विपदा आ गई थी जिसके कारण सुमन ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। जान देना कोई आसान काम नहीं होता। सुमन का चेहरा देखना मुझे नसीब नहीं हुआ, सिर्फ लाश को कफन में लिपटा देखा। मेरी आंखें भर आईं। शव यात्रा में मैं भी पापा के साथ गया। लाश शमशान घाट पर जलाने के लिए रखी गई। तभी विश्वभान चाचा आए। उन्हें देखते ही कल रात चाचा आपे से बाहर हो गए। खबरदार जो दोबारा यहां आने की हिम्मत की, हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। कुछ लोगों ने चाचा को संभाला, वरना लगा जैसे वे विश्वभान चाचा को खा जाएंगे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, वहां उपस्थित लोगों को समझ नहीं आया। हो सकता है पट्टेदारी का झगड़ा हो। जमीन जायदाद को लेकर भाई भतीजों में खुन्नस आम बात है, मगर ऐसे दुख के वक्त लोग गुस्सा भूल जाते हैं। यहां भी चाचा ने गुस्सा निकाला तो मुझे उनकी हरकतें नागवार गुजरी। कम से कम इस वक्त तो वे अपनी जबान बंद रखते। गम के मौके पर विश्वभान चाचा खानदान का ख्याल करके मातम पुरसी के लिए आए थे। पापा को भी कल रात चाचा की हरकतें अनुचित लगीं। क्योंकि वे उम्र में बड़े थे, इसलिए पापा भी खुलकर उन्हें कुछ ना कह सके। विश्वभान चाचा उल्टे पांव लौट गए। पापा ने उन्हें रोकना चाहा, मगर वे रुके नहीं। दाह संस्कार के बाद घर में जब कुछ शांति हुई तो पापा ने सुमन का जिक्र किया। सुनकर कल रात चाचा कुछ देर के लिए कहीं खो गए। जब बाहर निकले तो उनकी आंखों के दोनों कोर भीगे हुए थे। बेटी का गम हर बाप को होता है। एकाएक वे उबरे तो बमक पड़े। सब इस कलमुही का दोष है, चाची की तरफ इशारा करते हुए बोले। यह सुनकर चाची का सुबकना और तेज हो गया। इसे कुछ नहीं आता, ना घर संभाल सकती है, ना ही बच्चे, कल रात चाचा ने कहा। फिर किसी तरह पापा ने चाचा को शांत किया। मैं सोचने लगा, चाचा को घर और बच्चों की कब से इतनी चिंता होने लगी। अगर इतना ही था तो शुरू से ही नकेल कसी होती। जरूर कोई और बात है जो चाचा छिपा रहे थे। उन्होंने सफाई दी, पढ़ाई के लिए डांटा था। अब क्या बाप होकर इतना भी हक नहीं? क्या इसी से नाराज होकर सुमन ने आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाया? मेरा मन नहीं मान रहा था। चाचा ने बच्चों की पढ़ाई की कभी फिक्र नहीं की, क्योंकि उनके घर में पढ़ाई का माहौल ही नहीं था। स्कूल जाना भी सिर्फ नाम का ही था। बहरहाल इस घटना के 10 साल गुजर गए थे। इस बीच मैंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और संयोग से फैजाबाद के सरकारी अस्पताल में बतौर मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हुआ। वहीं मेरी मुलाकात डॉक्टर नालिनी से हुई। उनका नर्सिंग होम था। उन्हें देखते ही मैं पहचान गया था। एक बार ललिता चाची के साथ उनके यहाँ गया था। चाची की तबीयत ठीक नहीं थी। एक तरह वे ललिता चाची की फैमिली डॉक्टर थी। चाची ने ही बताया कि तुम्हारे चाचा ने इनके कचहरी से जुड़े कई मामले निपटाने में मदद की थी। तभी से परिचय हुआ। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। भले ही उन्हें मेरा चेहरा याद ना आया हो, मगर जब चाचा और चाची का जिक्र किया तो बोली, कहीं तुम सुमन की माँ की तो बात नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं खुश होकर बोला। उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उनका चेहरा लटक गया। कहीं आप सुमन की तो बात नहीं कर रही?
हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। सुमन को लेकर दोनों मेरे पास आए थे। डॉक्टर नालिनी को कुछ नहीं भूला था। नहीं भूला तो निश्चय ही कुछ खास होगा। क्यों आए थे? जैसे ही मैंने पूछा तो उन्होंने सजग होकर बातों का रुख दूसरी तरफ मोड़ना चाहा। मैडम बताइए, आपके पास वे सुमन को लेकर क्यों आए थे? मैंने मनुहार की। आपसे उनका रिश्ता क्या है? वे मेरे चाचा चाची हैं। सुमन मेरी चचेरी बहन थी। कुछ सोचकर डॉक्टर नालिनी बोली, आप उनके बारे में क्या जानते हैं? यही कि सुमन ने पापा से डांट खाकर खुदकुशी कर ली। खबर तो मुझे भी अखबार से यही लगी। उन्होंने उसास ली। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद बोली, कुछ अच्छा नहीं हुआ। क्या अच्छा नहीं हुआ? मेरी उत्कंठा बढ़ गई। अब छोड़िए भी, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? उन्होंने टाला। मैडम, बात तो सही है, फिर भी मेरे लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर सुमन ने खुदकुशी क्यों की। जानकर क्या करोगे? मैं उन हालातों को जानना चाहूंगा जिनकी वजह से सुमन ने खुदकुशी की। मैं कोई खुफिया विभाग का अधिकारी नहीं, फिर भी रिश्तों की गहराई के कारण मेरा मन हमेशा सुमन को लेकर उद्विग्न रहा। आपको क्या बताया गया है? यही कि पढ़ाई के लिए चाचा ने डांटा, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। इस कथन पर मैंने देखा कि डॉक्टर नालिनी के अंधरों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। अब तो मेरा विश्वास पक्का हो गया कि हो ना हो बात कुछ और है, जिसे डॉक्टर नालिनी के अलावा कोई नहीं जानता। मैं उनका मुंह जोहता रहा कि अब वे रात से पर्दा हटाएंगी। मेरा प्रयास रंग लाया। वे कहने लगी, मेरा पेशा मुझे इसकी इजाजत नहीं देता, मगर सुमन आपकी बहन थी, इसलिए आपकी जिज्ञासा शांत करना मेरे लिए जरूरी है। आपको मुझे भरोसा देना होगा कि यह बात यहीं तक सीमित रहेगी। विश्वास रखिए मैडम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको रुस्वा होना पड़े। सुमन गर्भवती थी। सुनकर सहसा मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं सन्न रह गया। सुमन के गार्जियन गर्भ गिरवाने के लिए मेरे पास आए थे। गर्भ 5 माह का था, इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मैं भरे मन से वापस आ गया। यह मेरे लिए एक आघात से कम नहीं था। 20 वर्षीय सुमन गर्भवती हो गई। कितनी लज्जा की बात थी मेरे लिए। जो भी वह हो, मेरी बहन थी। क्या बीती होगी चाचा चाची पर, जब उन्हें पता चला होगा कि सुमन पेट से है। चाचा ने पहले चाची को डांटा होगा, फिर सुमन को। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो सुमन ने खुदकुशी कर ली। मेरे सवाल का जवाब अब भी अधूरा रहा। मैंने सोचा डॉक्टर नालिनी से खुदकुशी का कारण पता चल जाएगा तो मेरी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी, मगर नहीं, यहां तो एक पेंच और जुड़ गया। किसने सुमन को गर्भवती बनाया? मैंने दिमाग दौड़ाना शुरू किया। चाचा ने शमशान घाट पर विश्वभान चाचा को देखकर क्यों आपा खोया? उन्होंने तो मर्यादा की सारी सीमा तोड़ डाली थी। वे उन्हें मारने तक दौड़ पड़े थे। मेरी विचार प्रक्रिया आगे बढ़ी। उस रोज वहां विश्वभान चाचा के परिवार का कोई सदस्य नहीं दिखा। यहां तक कि दिन भर डेरा डालने वाले उनके दोनों बेटे दीपक और संदीप भी नहीं दिखे।
क्या रिश्तों में सेंध लगाने वाले विश्वभान चाचा के दोनों लड़कों में से ही किसी एक का हाथ था? मेरी जिज्ञासा का समाधान मिल चुका था। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की कहानी कातिल कौन का समापन करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी कातिल कौन पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।